नौकरी। मम्मी जी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी। अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असंभव में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई उनकी अचानक मौत से अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने के बाद सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियां मुझे कहती है कि बेटे बहू को पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने के कलन पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार के तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब के जीते ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटे बहू यहाँ का मकान बेच कर माँ तो सब लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना भी मजबूरी है मेरी थी। 60 की उम्र में अपने घुटने के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्चा के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा रख करके रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असंभव में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनिता कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता को ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल ना पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ ही में ही खाना खाते थे। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती थी। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो भी दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती वो चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देता था। यह सब देख के मेरा मन बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं, कि लोग बुजुर्ग माँ पिता की कदर नहीं करते। खास कर यदि बहू कमाने वाली हो तो खास नौकरानी समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो मुझे भी लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह काम कर थक जाती होगी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीने कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकला आइसक्रीम की दुकान पर। चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिन में पैसे की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर से कहा, दादी माँ प्लीज दे लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पे ही लाना भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाने पर इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं भी कर क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। मैं कैसे दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इसके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही थी। इतने में चिंटू ने आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत कंजूस है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने का कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर पे ही भूल गई है। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो फिर पर्स साथ ना ले जाओ और कुछ भी खर्चा नहीं होगा। कंजूस दादी माँ, ये क्या है चिंटू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा ही विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ नहीं सकते कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी को हम सबको छोड़ के चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं,
साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और वो अपना दुख सुख शेयर करते हैं। वो भी व्यक्ति अचानक से हमें को बहुत दूर चला जाए तो कितना दुख होगा, ये अभी तुम नहीं समझोगे। सोचो अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाए, इतने दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम दुख नहीं होगे? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। तब बेटा फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर पे ही भूल गए तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट देर भी हो जाती तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती थी रहती है। उस दिन उसके घुटने में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारे मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसीलिए बेटा कि किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति को दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटों को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपये देने लगी। ये क्या बहू, मुझे पैसे को क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। आप मंदिर जाती है, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, कभी चिंटू को कोई चीज के लिए जिद करे तो उसे चीज लेकर दे दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसा अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू के पैसे से क्यों नहीं ले सकती हो? अनीता की बात सुनकर खुशी के मारे ऐसे आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरे बेटा भी नहीं समझ सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं को दुर्भाग्य देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर छलांग लगाते हैं कि वो धोनी और घमंडी होती है। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं आदि। कुछ बहुएं वनिता जैसी समझदार सुलझे विचार वाली बहू बड़े का सम्मान करने वाली हो तो आज भी अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।